हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट वन डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने जो बेसिक्स हैं डीपीएसपी के उसकी चर्चा की है वहाँ पे। इस पार्ट में हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से बेसिक्स को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसमें ये जो डीपीएसपी है हमारे संविधान के पार्ट 4 में है, ठीक है। और ये इसमें जो आर्टिकल्स, टोटल आर्टिकल 36 से 51 तक है। हालांकि इसमें कुछ सब डिवीजन भी देखने को मिलेंगे आपको, जैसे 39A है, 43A एंड बी, इसी तरह 48A है। इस तरह के सब डिवीजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन आर्टिकल्स में, ठीक है। टीपीएसपी जो है एक तरह से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इसके अंदर है। इसका मतलब ये है कि सरकार की जो नीतियां होंगी, सरकार की जो पॉलिसी या फिर रूल्स होंगे, वो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट किए गए होंगे, बनाए गए होंगे, ठीक है। ये गैर न्यायोचित है, यानी नॉन जस्टिसेबल है। यानी इसके जो प्रावधान है इसको डायरेक्टली न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी है उसके थ्रू इन्फोर्स या लागू नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है टीपीएसपी के आर्टिकल्स। इससे पहले हमने पार्ट वन में आर्टिकल 36 और 37 की डिस्कशन कर लिया है। आर्टिकल 36 जो है ये स्टेट की डेफिनेशन देती है, यानी राज्य की डेफिनेशन देती है ये। आर्टिकल 37 कहती है कि डीपीएसपी के जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, वो नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्यायोचित है। और इसके जो प्रावधान है वो शासन में फंडामेंटल है, और सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि सरकार जो पॉलिसी बनाए वो इस प्रावधान पे आधारित ही बनाए, ठीक है, ताकि जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है डीपीएसपी की, उसको पूरा किया जा सके। तो इन दोनों आर्टिकल्स को भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अक्सर देखा गया है जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स जो है उसे याद करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है और काफ़ी कंफ्यूजन भी होती है। तो इसे दूर करने के लिए हम कुछ आर्टिकल्स को, जो सिमिलर आर्टिकल्स हैं, उसको एक साथ पार्ट वाइज क्लब करके याद करेंगे। अभी जो हमने आर्टिकल लिया है वो आर्टिकल 38, 39 और 39A। इन तीनों आर्टिकल्स को हम एक साथ क्लब करेंगे। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 38। देखो, सिंपली याद करना है हमें। एक साथ अगर पार्ट वाइज याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी आपको। तो पहले हम देख लेते हैं अपना जो आर्टिकल है आज का, वो है पहला आर्टिकल, वो है 38। ये न्याय की बात करती है, तो इसे ध्यान रखना है कि न्याय की बात कर रही है। अब न्याय में कौन सी न्याय है? सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय की बात करती है। तो ध्यान देना है, आर्टिकल 38 ये न्याय की बात कर रही है, और समाज में जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वलिटीज है, उसको दूर करने की बात करती है। तो न्याय और इनइक्वलिटीज, इस दोनों टर्म को ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 कहती है कि जो हमारे देश में जो है, जो समाज धन का जो वितरण है, वो कुछ हाथों में ना रहे, यानी कि जो संसाधन है और जो वेल्थ है देश का, वो समान वितरण होना चाहिए। समान का इन द सेंस ये है कि जो गरीब है वो और गरीब ना होते चले जाएं, और जो अमीर है वही अमीर ना होता चले जाएं। तो इसके लिए इसका प्रावधान यहाँ पे किया गया है कि धन का केंद्रीकरण ना हो, वेल्थ का केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन ना हो, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म है कि महिला और पुरुष अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्टिकल 39 का ये प्रावधान है, ठीक है। अब अगला आर्टिकल है जो जोड़ा गया था 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। यह है आर्टिकल 39A। इसमें कहा, यह भी एक तरह से न्याय की बात करती है, लेकिन जो समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े का मतलब जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, वो और गरीब या पुअर व्यक्ति जो है, उनके लिए मुफ्त कानूनी सहायता, ताकि उनको भी इक्वल जस्टिस यानी कि न्याय दिया जा सके, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, आर्टिकल 39(8) जो हमने चर्चा की है उसमें न्याय की बात करती है, और समानता जो है, असमानताएं हमारे समाज में जो इनइक्वलिटीज है उसको दूर करने का प्रयास करती है। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि धन का जो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, एक तरह से केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, और पुरुष और महिला को समान वेतन समान कार्य के लिए मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। उसी तरह आर्टिकल 39 भी है, समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करने की बात की है, ठीक है। तो इन तीनों आर्टिकल्स को ऐसे ध्यान रखना है, तो हम आराम से याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये गांधी जी के सोच पे आधारित है, ठीक है। गांधी जी ने बहुत इन्फोर्स किया था कि भारत में जो है लोकल शासन व्यवस्था एम्पावर्ड होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए। तो उसके तहत ही आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत डाला गया था। अब इसको याद कैसे करें? देखिए, जो ग्राम पंचायत में जो देखते होंगे, जो पंच इलेक्ट होते हैं,
वो जनरली बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं। यानी कि उनका जो उम्र होता होगा वो 40 के आसपास या 40 से ज़्यादा होती है। तो 40 को डेटम मान के याद करें आप, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। आर्टिकल 40 जो है ये बात करती है ग्राम पंचायत की, ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आगे है आर्टिकल 41 और 42, 43 और 43 बी। इन चारों आर्टिकल्स को हम एक साथ याद करेंगे। आर्टिकल 41 जो है ये बात करती है राइट टू वर्क, यानी काम पाने का अधिकार, और कुछ दशाओं में जो है एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार। यहाँ पे कुछ दशाओं का मतलब क्या होता है? सपोज समाज में जो कुछ वृद्धजन हैं, कुछ महिलाएं हैं जो विधवा हो चुकी हैं और दिव्यांगजन हैं, तो उनको सरकार असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, यानी कुछ मदद देती है ताकि उनका जीवन यापन भी अच्छा हो सके। तो उसके तहत आपने देखा होगा वृद्धजन पेंशन योजना हो गया, और कुछ स्कीम्स जो है दिव्यांगजनों को केंद्र में रख के बनाई गई है ताकि उनको एक बेहतर विकल्प यानी बेहतर ऑप्शन लाइफ में दिया जा सके। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 41 यानी राइट टू वर्क यानी काम पाने का अधिकार, और कुछ लोग जो वंचित वर्ग है समाज के उनको एक तरह से असिस्टेंस देने की बात की गई है, मदद या सहायता देने की बात की गई है, ठीक है? आर्टिकल 42 जो है ये अब है आर्टिकल 42। इसमें देखो, पहले तो आर्टिकल 41 ने काम पाने का अधिकार दिया, राइट टू वर्क दिया। अब सरकार की ये जिम्मेदारी होती है जहां पे काम किया जा रहा है तो उसकी स्थिति जो है वो ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि देखो, आपने देखा होगा म्युनिसिपल एरिया जो है वहां पे जो सफाई कर्मी होते हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिए जाते हैं, प्रॉपर सामग्री नहीं दी जाती। खासकर कुछ स्थानों पे तो ऐसी देखी गई है कि लोग जो म्युनिसिपल एरिया में काम करते हैं तो कुछ व्यक्ति अंदर गटर में जाते हैं और बिना किसी प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से एक्सपोज्ड रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने के चांस उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इन सभी चीजों को प्रतिबंधित करने के लिए, ताकि उनकी जो स्थिति हो, जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति सही हो, वो ज्यादा बीमारियों से एक्सपोज ना रहे, तो इसके लिए सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि सरकार इंश्योर करेगी कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं व्यक्ति उसकी स्थिति मानवोचित हो, अच्छी हो, ठीक है? साथ साथ जो महिलाएं काम कर रही है उनके लिए प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ की व्यवस्था हो, ये भी सरकार इंश्योर करेगी। इसके अंतर्गत ही देखते होंगे बहुत सारे जो जहाँ पे काम होते हैं, जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है, ठीक है? तो ये है आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 जो है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करती है, कुटीर उद्योग की बात करती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि जो छोटे उद्योग होते हैं, जैसे कि रेशम कीट के उद्योग हो गए और हस्तकरघा हैं, तो इस तरह के जो छोटे उद्योग हैं ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो उसको ध्यान रखना है, आर्टिकल 43। अब आर्टिकल 43 बी जो है ये से जोड़ा गया था 1997 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ये बात करती है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। एक बार फिर से हम देखते हैं, हमने आर्टिकल 41 की चर्चा की। आर्टिकल 41 ने क्या दिया? राइट टू वर्क। तो इसने पहले आपको काम पाने का अधिकार दिया। आर्टिकल 42 ने ये इंश्योर किया, पहले आपको काम दिया गया, अब आर्टिकल 42 ने ये इंश्योर किया कि जहां आप काम करेंगे उसकी स्थिति जो है मानवोचित होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। आर्टिकल 43 ने ये बताया कि अब आप काम कहाँ करेंगे, पहले काम पाने का अधिकार, काम की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अब काम क्या करेंगे? तो कुटीर उद्योग, ठीक है? तो काम उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कुटीर उद्योग। अब 43 बी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करती है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है, आर्टिकल 41, 42 और 43 बी। अगला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 44, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करती है समान नागरिक संहिता से, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी करंट में न्यूज भी काफी इस पे आ रही है, उसको ध्यान देना है आपको। देखिए, हमारे देश में दो तरह के कानून हैं, एक तो क्रिमिनल कानून है और दूसरा सिविल। जो क्रिमिनल कानून है ये सबों के लिए समान है हमारे देश में, लेकिन सिविल कानून जो है ये अलग अलग है। जैसे हिंदू कोड सुना होगा आपने, मुस्लिम कोड सुना होगा। इसके अंतर्गत जो है, जैसे कि शादी हो गई, तलाक हो गई, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होता है, ऐसे सब्जेक्ट जो है इस सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं, सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो इन इसको समान करने की बात की गई है, इसको यूनिफॉर्म करने की बात की गई है आर्टिकल 44 के द्वारा। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, आर्टिकल 44 में जो 44 है ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, एक साथ है, एक समान है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। आगे आर्टिकल 45 और 46 दोनों आर्टिकल्स को हम एक साथ देखेंगे। देखिए, आर्टिकल 45 में जो अमेंडमेंट किया गया था ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा किया गया था।
पहले आर्टिकल 45 में जो प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा का प्रबंध सरकार करेगी, यानी कि उनकी मुफ्त शिक्षा के लिए सरकार प्रबंध करेगी। सरकार को ये निर्देश दिया गया। लेकिन उस वक्त क्या था कि इसको डीपीएसपी में डाला गया। ये आपको हमने पहले भी डिस्कस किया कि डीपीएसपी क्या है, गैर न्यायोचित है, यानी नॉन जस्टिसेबल है। यानी सरकार के ऊपर ये बाध्यता नहीं थी कि सरकार को ये लागू करना ही पड़ेगा। तो बाद में, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण थे, क्योंकि उस वक्त भारत इतने रिसोर्सेज की काफी कमी थी, संसाधन बहुत कम थे भारत के पास, तो इसे लागू कर पाना उस वक्त की सरकार के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब 2002 में सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, अब ये हो सकता है, तो 2002 86 अमेंडमेंट एक्ट में एक फिर से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, जो कि है आर्टिकल 21A, जो कि मौलिक अधिकार था, यानी फंडामेंटल राइट्स था। तो इसके जो प्रोविजन है, इसके जो प्रावधान है, इसे शिफ्ट कर दिया गया इस आर्टिकल 21A में, यानी कि अब ये लोगों के मौलिक अधिकार बन गई। ठीक है। अब चूंकि ये प्रावधान को शिफ्ट कर दिया गया 21A में, तो आर्टिकल 45 एक बिल्कुल खाली हो गया। इसमें एक और प्रावधान जोड़े गए कि 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार जो है कदम उठाएगी। ठीक है। तो ऐसे याद करना है आपको। आर्टिकल 45 जो है ये बात करती है 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 46। इसमें कहा गया है कि सरकार जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो एससी एसटीज हैं, यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको सरकार उनकी शैक्षणिक और उनके आर्थिक हितों को सरकार प्रमोट करेगी, यानी बढ़ावा देगी, ताकि समाज में जो उनका पिछड़ा स्थान है वो भी समाज में एक तरह से बराबरी के को पा सके। ठीक है। तो एक तरह से सिंपली कहा जाए तो समाज में सबको इक्वल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी प्रमोट करके, एजुकेशन देके, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी बेहतर करके उनको एक तरह से इक्वल स्थान पे लाने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो पहले हमने डिस्कस किया आर्टिकल 47, जो कि बात करता है बच्चों की एजुकेशन की बात, यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों की। और यहाँ पे जो बात की जाती है वो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी एजुकेशन और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में। ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। आर्टिकल 46 और ये है 45। ठीक है। तो आर्टिकल 45 और 46। अगला जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 47। और इनमें आर्टिकल 47, 48, 48A, इन तीनों आर्टिकल्स को भी हम एक साथ देखेंगे। तो पहला आर्टिकल जो 47 है ये कहती है कि सरकार सबके लिए स्वास्थ्य को इंश्योर करेगी। उसके तहत देखेंगे बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो स्कीम्स है सरकार ने लॉन्च किए हैं, ताकि जो देश के जो लोग हैं उसका स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। ठीक है। साथ ही साथ जो हानिकारक नशीले पेय पदार्थ हैं, जैसे इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स हैं, जिसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं, जो शराब वगैरह जो है इसके अंतर्गत ही आती है, तो सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि इन सब पेय पदार्थों को एक तरह से रोक लगाया जाए, इन पर प्रोहिबिट किया जाए इनको। ठीक है। तो आर्टिकल 47 क्लियर है। आगे देखिए आर्टिकल 48। देखिए आर्टिकल 47 में सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई। अब जब लोग स्वस्थ होंगे तो फिर मेहनत का काम करेंगे। तो मेहनत का काम कौन सा है? कृषि और पशुपालन। ठीक है। तो आर्टिकल 48 सीधे इसके बाद आती है। स्वस्थ होने के बाद आप कृषि और पशुपालन में कार्य करेंगे। और इसमें ही एक चीज जोड़ी गई है कि जो दुधारू पशु हैं उनके स्लॉटरिंग के, उनके वध पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। स्पेशली अगर सिंपली बात करें तो यहाँ पे गाय के वध पे प्रतिबंध लागू की गई है। ठीक है। तो आर्टिकल 48 जो बात करती है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि पशुपालन और काउ स्लॉटरिंग पे प्रतिबंध। ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 48 ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट, तो इसे ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 48 इस अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि आर्टिकल 48 भी एक तरह से 48 की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे जो आसपास के जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है और वन्य जीव है, उनकी संरक्षण की बात की गई है, उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो तीनों को ध्यान रखना है। इस तरह से हमने पहले डिस्कस किया आर्टिकल 47, इसमें सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 48 ये एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और काउ स्लॉटरिंग पे प्रतिबंध। तो ये जरूर याद रखना है आपको। काउ स्लॉटरिंग पे अक्सर क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलती है ये चीज कि काउ स्लॉटरिंग पे प्रतिबंध किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल 48 है, इसमें कंफ्यूज नहीं करनी है आपको। फिर है आर्टिकल 48 जो बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 49, जो कि बात करती है कि जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंट के लिए, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तु हैं, उन सभी चीजों को एक तरह से संरक्षित करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। तो उसमें जो देखेंगे आप, जैसे कुतुब मीनार है, अशोक स्तंभ है, लाल किला है, तो ये सब जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मोन्यूमेंट्स हैं, इसको प्रोटेक्शन करने की बात की गई है आर्टिकल 49 के द्वारा।
ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये आर्टिकल 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। देखो आर्टिकल 50 कहता है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है इनके शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये टर्म देखो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि आजादी के पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो जिला अधिकारी हुआ करते थे, उनके पास दोनों ही शक्तियां थी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की ही शक्तियां थी। लेकिन बाद में जो है एक तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट अलग से होने लगी, तो इनका जो जुडिशियल पावर है ये इनके पास शिफ्ट कर दिया गया। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जुडिशियल पावर को देखेंगे, जुडिशियल चीजों को देखेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट ही रह गए थे। तो इस तरह से सेपरेट किया गया पावर को दोनों की। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 50-50 कर दिया गया। ठीक है, इनका पावर इनके पास, इनका पावर इनके पास। तो इस तरह से याद रखेंगे 50-50। तो आर्टिकल 50 का मतलब है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे हमारा आखिरी आर्टिकल है डीपीएसपी का। ये बात करती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, चूंकि ये आखिरी आर्टिकल है तो एक तरह से शांति की बात कर रही है। सब शांत मतलब पूरी दुनिया में जो है एक तरह से पीस का माहौल रहे, तो ऐसा माहौल क्रिएट करने की बात कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है डीपीएसपी यही समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।